क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हमें था कि उज़्बेकिस्तान में जाके ही खाना खाएंगे। इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं होना चाहिए। वो मिस हो गया तो फिर पंगा हो सकता है। उन्होंने एक ऑफिसर मेरे साथ बैठाया और ये बॉर्डर है बिल्कुल सामने। तो मैंने उस समय पे अपना वीज़ा ले लिया था उज़्बेकिस्तान का, और ये ई वीज़ा आया था। तो इन्होंने हमें कहा कि ये बॉर्डर जो है वो बंद है। जी राम राम जी सभी को। मनोहन मैप में आप सबका स्वागत है। एक नया दिन, एक नया व्लॉग और एक नई कंट्री। हम लोग लगभग उज़्बेकिस्तान से 50 किलोमीटर दूर है। हम लोग आज जाके जो एकोमोडेट करने वाले हैं वो ताशकंद में करने वाले हैं। अभी हमें 2 इमिग्रेशन को क्रॉस करना है। पहला कजाकिस्तान एग्ज़िट करना है हमें, और दूसरा जो है हमें उज़्बेकिस्तान के अंदर एंट्री लेनी है। और हम लोग अलमाटी से दोपहर का लंच करके चले थे। हमने रात को कहीं पे भी एकोमोडेशन नहीं लिया। लगभग 1 बजे तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद हमने पेट्रोल पंप पे गाड़ी जो है वो साइड में लगा दी और 2-3 घंटे गाड़ी के अंदर सुस्ताए। वहाँ से चल के अभी हम लोग जो ये वाला हाईवे लेके आए हैं हम लोग, और यही जाएगा उज़्बेकिस्तान के लिए। और अभी हमने गाड़ी जो है ये थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद, मतलब कि आधे 1 घंटे के बाद ऐसे रैंप बने होते हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को इंस्पेक्शन करना चाहें तो ऊपर खड़ी करके आप नीचे से कुछ चेक करना चाहें तो वो आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमने अपने डस्टबिन वगैरह में जो सामान था, यहाँ पे डस्टबिन था बड़े वाला, उसके अंदर हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उस बड़े डस्टबिन में डाल दिया सामान हमने सारा, जो भी वेस्ट हमारा था। और उज़्बेकिस्तान में एंटर करने के लिए चाइना और जो कजाकिस्तान है उससे अलग रूल रहते हैं इनके। अलग क्या रहेंगे कि हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो अभी तक मेरे पास नहीं था, मतलब कि जो अभी तक देखा नहीं गया था, वो चाहिए। यहाँ पर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए। और नेपाल की ही तरह यहाँ पर भी उज़्बेकिस्तान में गाड़ी का कारनेट देखा जाएगा, उसके ऊपर एंट्री की स्टैंप लगेगी, और फिर जब मैं एग्ज़िट करूँगा तो एग्ज़िट की भी स्टैंप लगेगी। और यहाँ के नियम जो हैं गाड़ी को लेके बहुत ज़्यादा सख्त हैं। जैसे ही मैं बॉर्डर को क्रॉस करूँगा तो मुझे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, और अगर मैं सेम गाड़ी लेके यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और मैं एग्ज़िट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि मैं बाय एयर जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो चलो, वो तो हमारा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है, बट जस्ट कि हाँ, रूल्स का पता होना चाहिए हम लोगों को। और मेरा जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जब मैंने इंडिया से बनवाया था तो मैंने वो ज़्यादा ही कहीं संभाल के रख दिया, मुझसे मिस हो गया। तो एक पर्सन है जिनका मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा, वो समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। वो हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की लोकल अथॉरिटी ऑफिस में काम करते हैं। तो मैंने उन्हें सिचुएशन बताया और मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो उन्होंने मेरी खूब मदद की, और जिसकी वजह से मुझे मेरा जो परमिट है वो दोबारा, मतलब मुझे वो मिल पाया। तो अभी हम चलते हैं उज़्बेकिस्तान बॉर्डर की तरफ, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करेंगे। और हमें जो आइडिया है, लगभग कम से कम आज हमारे 4 से 5 घंटे बॉर्डर के ऊपर जाने वाले हैं। और क्योंकि हमें उज़्बेकिस्तान एंटर करते ही इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा वहाँ पे गाड़ी का, जो अभी तक हमसे ना नेपाल में बोला गया, ना चाइना में बोला गया, ना ही कजाकिस्तान में बोला गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलते हैं बॉर्डर की तरफ। तो लो जी, हमने अपनी गाड़ी को एक बार नीचे से भी देख लिया और कहीं से तकलीफ़ कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल। धुलवाने की तो भाई देखो हो रखी है, सड़क पे चल रही है तो धुलेगी तो है ही, पर ये है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम कहीं नज़र नहीं आ रही, कहीं से कोई शॉकर वगैरह के अंदर, कहीं किसी चीज़ के अंदर कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। तो चलो चलते हैं फटाफट से बॉर्डर की तरफ। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत बार इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के अंदर भी कई बार इतनी बड़ी गलती कर देता है कि जिसकी वजह से आपको किसी कंट्री का वीज़ा जो है वो बॉर्डर के ऊपर जाने के बाद आपको एंट्री जो है वो डिनाई हो सकती है। किस किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप एक बड़े रोड ट्रिप के ऊपर निकलते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
हम लोग जो है उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं। और इस हाईवे के ऊपर, जिसके ऊपर अभी मतलब हमने इसको अभी ज्वाइन किया है, इसके ऊपर बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। इट मीन्स कि या तो जिन्हें मतलब उज़्बेकिस्तान की तरफ जाना है वो लोग वहाँ पे ऑलरेडी रात को पहुँच चुके हैं, या फिर हमें शायद ऐसा हो सकता है कि कम रश मिले। देखते हैं वहाँ जाके क्या रश रहता है। और ये सिटी जिसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, लगभग हमें जो है 15 से 20 किलोमीटर का आई थिंक जो है यहाँ से डिस्टेंस रहेगा। तो भाई हम लोग जो है ताशकंद के उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के लिए आए थे यहाँ पर। तो इन्होंने हमें कहा कि ये बॉर्डर जो है वो बंद है पिछले कुछ महीने से। वो हमें नेविगेटर में भी शो कर रहा था, सॉरी इंफॉर्मेशन में भी शो कर रहा था, पर नेविगेटर यही रास्ता दिखा रहा था। तो अभी ये एक ब्रोकर मिला हमें यहाँ पर, इन्होंने 20,000 टेंगे से बात करनी शुरू की। और अब ये जो कह रहे हैं कि ये पर्सन जो है वाइट ड्रेस के अंदर, तो भाई वो आपने एक वाइट ड्रेस पहने हुए व्यक्ति देखा और उसने हमसे बात करना शुरू किया। वो बोला कि ये आगे वाला बॉर्डर जो है वो क्लोज है। और अभी उसने हमें एक 20,000 टेंगे से उसने बात करनी शुरू की थी। हाँ, 30,000 टेंगे से उसने हमसे बात करनी शुरू की थी। और अभी जो बात है वो फाइनल 5,000 टेंगे के अंदर निपटी है। अब इसमें क्या है कि उसने एक गाड़ी अरेंज करके दी है, वो हमारे आगे जो गाड़ी जा रही है, ये यहाँ पे 2 लोग खड़े थे, एक को कजाक आती थी, एक को रशियन आती थी। और ना हमें कजाक आती थी ना रशियन आती थी। ट्रांसलेटर की हेल्प से उनके साथ बातचीत करके फाइनल किया कि ये हमें जो बॉर्डर का दूसरा रास्ता सब्स्टिट्यूट ओपन है, मतलब है बॉर्डर वो भी, पर ये जो नेविगेटर दिखाता है ये वाला नहीं। और यहाँ पर ऐसी कई सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, मुझे आइडिया नहीं कि शायद लोग उधर से पैदल ना आते हों इसलिए गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो अब ये 5,000 टेंगे में बात बनी है, लगभग 700 साढ़े 700 रुपये के आसपास में हमारी जो है वो बात बनी है इनके साथ। ये वाला गाड़ी वाला जो है ये लेके जाएगा हमें, और हमें जब ये छोड़ेगा वहाँ पे तो हमें इसको जो है 5,000 टेंगे देने हैं। हम लोग खुश हो रहे थे, हमें लगा कि यार हम लोग जल्दी आ गए और क्या नाम उसका, सारा सिस्टम खाली मिल गया, मौज होगी ये तो। पर हम गड़बड़ कर रहे थे भाई। और अब ये जो है शायद से हमें उस रास्ते पे ले जाए जहाँ से बॉर्डर जो है वो ओपन है। और 750 रुपये में कोई ज़्यादा नहीं है अगर हमें सफ़र जो है वो कम हो जाए। वैसे तो अब हमने जो नेविगेटर दोबारा लगाया है वो भी यहाँ से 1 घंटे का, मतलब कि 36 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है ताशकंद के लिए, और वो भी इसी की तरफ लेके जा रहा है जिस तरफ ये चल रहा है। तो देखते हैं भाई, अभी आगे चल के अपडेट करते हैं और एक नया एक्सपीरियंस और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और इससे क्या होगा कि जो लोग हमारे बाद आ रहे हैं उनको ये फ़ायदा हो जाएगा वीडियो देखने से कि वो आना रूट कौन सा लेना है, क्योंकि इस रूट के ऊपर शायद कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसकी वजह से ये रूट ओपन नहीं है। भाई 750 रुपये में तो हमारी बात ना इससे ठीक बन गई, क्योंकि लगभग अभी ये हमें 12-15 किलोमीटर तो ले आया कम से कम। यहाँ शायद डीजल सस्ता है इसकी वजह से, मतलब 750 रुपये, मतलब 5,000 टेंगे में हमारी बात बन गई इसके साथ। और हमें जो जिस जगह पे ये लेके जा रहे हैं, मतलब कि जो बॉर्डर पड़ेगा कजाकिस्तान की तरफ से उज़्बेकिस्तान, वो कपलान बेग जगह है। और एक चीज़ और देखिए मैंने ना, ये सिटी के अंदर आते ही जैसे ही जहाँ पे बोर्ड लगा होता है उसके अकॉर्डिंग एकदम स्पीड को स्लो कर देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चलान कटते हैं, एकदम स्लो करते हैं, और जैसे ही वो बोर्ड हटता है एकदम खींच लेते हैं फिर गाड़ी ये। अनिल जो है उसके साथ गया है, जो गाड़ी लेके हमारे साथ आया था, और मुझे आइडिया नहीं है ना अनिल को आइडिया कि वो उसे बॉर्डर दिखाने गया है या क्या करने गया है। देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद क्या रहता है। अनिल उसके साथ ही गया अभी। तो भाई वो अपने 5,000 रुपये ले गया और उसे सिर्फ बॉर्डर दिखाना था। तो भाई ये यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करने वाले खड़े हैं, और दुनिया भर के खड़े हैं, एक आदमी खड़ा, बहुत सारे लोग खड़े हैं करेंसी एक्सचेंज करने वाले। और ये बॉर्डर है बिल्कुल सामने।
कजाकिस्तान एग्ज़िट का स्टैंप हमारी गाड़ी को मिल चुका है और अब हम लोग जो है उज़्बेकिस्तान एंटर कर जाएंगे। उज़्बेकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। फ़िलहाल खड़े हैं नो मैन लैंड्स में। पीछे हम कजाकिस्तान को क्रॉस करके आ चुके हैं और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। मतलब कि जितना लग रहा था कि भाई जैसा एंट्रेंस के समय पे सामान सारा उतरवा लिया था हम लोगों के, तो मतलब यूँ कहूँ कि बैंड बज गई थी, सामान इतना ज़्यादा था। इन्होंने जस्ट कुछ नहीं, एक बार गाड़ी को वैसे ही चेक किया और कस्टम वाले ने जो कस्टम का पेपर हमें वहाँ से दिया था, वो जो इम्पोर्टेंट पेपर है, मतलब वहाँ से चलते समय दिया था, वो इम्पॉर्टेंट है, वो मिस नहीं होना चाहिए। वो मिस हो गया तो फिर पंगा हो सकता है। वो पेपर उन्होंने हमसे देखा, लिया और उसके बाद एक स्लिप पे स्टैंप मार के हमें दे दिया। उसके बाद इमिग्रेशन में गए हम लोग और इमिग्रेशन वालों ने स्टैंप देखी। एक दो चीज़ें वो कह रहा था, एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ कहना चाह रहे थे, बट शायद वो गाड़ी के नंबर से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे। फ़िलहाल हम लोग जो खड़े हैं वो नो मैंस लैंड में खड़े हैं, मतलब कि इस ज़मीन के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कि उज़्बेकिस्तान जाने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, ताशकंद जाने के लिए लाइन में लगी हुई है। और हमारे लेफ़्ट साइड में जो है, ये जो लोग पैदल रास्ते के ज़रिए जो है इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, ये सारे के सारे लोग आते और जाते हुए जो आपको नज़र आएंगे। जाने वाले जो हैं वो जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान, और जो उधर से आ रहे हैं लोग वो आ रहे हैं उज़्बेकिस्तान से कजाकिस्तान के लिए। तो एक नहर सी है, जिस तरीके से नेपाल और चाइना का बॉर्डर है उसी तरीके से जैसे वो नहर अलग करते, तो ये भी एक बॉर्डर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक नहर, नेचुरल नदी जो है इसको अलग कर रही है। और लोग अपना सामान उठा के अपनी गाड़ियों से इधर से उधर पकड़ा रहे हैं ताकि इनके फैमिली मेम्बर जो है वो वहाँ पे जाके स्कैन करवा सकें। तो प्रोसेसिंग जो कजाकिस्तान की तरफ से रहा, वो इन्होंने कुछ भी चीज़ को चेक नहीं किया, कुछ भी इन्होंने सामान नहीं उतरवाया, एक सिंगल बैग तक नहीं हमें इन्होंने बोला कि आप उतार के स्कैनर के अंदर रख दो। और अब ये उज़्बेकिस्तान में जब हम एंटर करेंगे तो इनके जो नियम होंगे एंट्रेंस के, वो सारे नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग अपनी गाड़ियों में से सामान निकाल के अपने उधर रिश्तेदारों को उधर पकड़ा रहे हैं, जो भी इनके जानकार हैं उधर पकड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी वाले प्रोसेस में ज़्यादा टाइम ना लगे, वहाँ से बंदे ले जाके सामान को पहले स्कैन करवा लें। इसलिए मुझे लगता है कि लोग उस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। और अभी शायद वो बॉर्डर नहीं खुला, आइडिया नहीं है कि गाड़ियाँ खिसक नहीं रही अभी। और इस तरफ जो है वो कंडा बाड़ लगाई हुई है इन्होंने, जो बोले कि सिर्फ फेंसिंग लगाई हुई है। और ठीक है, अच्छा रहा। और अच्छी चीज़ और क्या रही कि पहले जो ऑफिसर मिला यंग एज के थे, यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग थे जो बड़ी एज के थे। जो लड़के से मिले यहाँ पे जो ऑफिसर थे, वो गाड़ी में देखा उन्होंने, खुश हो गए गाड़ी, अच्छा ये ऐसे ऐसे करके पूरा एक साइड का कवर किया। कह रहे कि कजाकिस्तान का है, हमारा कजाकिस्तान तो है नहीं इसमें। फिर मैंने दिखाया कि आप स्टार्टिंग में चेक करो, आपको कजाकिस्तान मिलेगा चाइना क्रॉसिंग के बाद। करे हाँ है, गुड गुड का गुड। फिर उस तरफ से वो बोले कि सिर्फ इतना ही, मैं कहा नहीं उस तरफ भी है। तो अच्छा स्मूथ सा एक्सपीरियंस रहा। तो भाई अभी मैं जो हूँ उज़्बेकिस्तान में एंट्री भी कर ली और ताशकंद भी नहीं जा पाया। एक्चुअली में एक बड़ा तगड़ा पंगा हो गया। मतलब क्योंकि मुझे पहले ट्रैवल करना था, बट ईरान और जो वॉर का सिचुएशन चल रहा था, जिसकी वजह से मैं उस टाइम पे ट्रैवल नहीं कर पाया। और मैंने अपने वीज़ा की डेट चेक नहीं की। मेरा वीज़ा 9 जुलाई को एक्सपायर हो गया और ये मैंने उज़्बेकिस्तान का, मेरा मल्टीपल एंट्री वीज़ा था और ये मैंने देखा भी नहीं। और अनिल ने मेरे बाद वीज़ा अप्लाई किया था। अनिल जो है उज़्बेकिस्तान में ऑफिशियली एंट्री कर चुका है और मैं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का इशू रहा और मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है क्या यहाँ पे, उस पर उन्होंने कहा नहीं, आपको दोबारा कजाकिस्तान एंट्री लेना पड़ेगा और 3 दिन के बाद मतलब वीज़ा जो आता है वो ऑनलाइन आ जाता है। तो अनिल जो है उज़्बेकिस्तान में ऑफिशियली है और मैं पूरा उज़्बेकिस्तान का पूरे अंदर तक का चक्कर लगाया है, जो आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा। और हेल्पफुल थे जो लोग मतलब मिले यहाँ पे, फ्रेंडली थे इमिग्रेशन वाले। एक ही बंदे को इंग्लिश आती थी, उसी ने ही मतलब मेरा सारा काम करवाया। फिर उसने ही एक कस्टम वाला ऑफिसर जो है वो मुझे दिया, तो वो सारी जगह बताता गया कि हाँ ऐसे ऐसे करके इशू है, अदरवाइज़ तो मैं निकल नहीं पाता यहाँ से। तो अब मैं दोबारा से जो लाइन में लगाऊँ वो कजाकिस्तान वाली उस लाइन में लगाऊँ, जिसके लिए अब मैं दोबारा कजाकिस्तान एंटर करूँगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनता है।
और यार ये क्योंकि उसने मुझे ऑफिसर ने लाइन में आगे तो लगा दिया, अब वो कोई रोले ना पाए, वो पंगा ना पड़े कोई ना। तो ये हुआ भाई आज का सीन ना। हम पूरा कल दोपहर से अलमाटी चले और रात को पेट्रोल पंप पे सोए। सुबह यहाँ पे आके जिस बॉर्डर को गूगल दिखा रहा था खुला है, बट वो बॉर्डर जो है वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद था। तो एक दूसरा नया बॉर्डर जो है वो टेम्परेरी चलाया गया है। अब मैं इन ऑफिसर को, वैसे तो वो बोल के गया है उसमें कोई इशू होगा नहीं, वो बता के गया है। अब कजाक वाले सारा सामान जो है वो दोबारा उतरवाएंगे। नमस्ते ऑफिसर। हाँ जी। अनिल जो है ऑफिशियली कंट्री नंबर 4 में एंट्री की स्टैंप ले चुका है। मेरे पास स्टैंप नहीं है। एंट्री तो करके मैं भी आगे, बल्कि अनिल से आगे से जाके आया मैंने एक ऑफिशियल राइड ली और ये वॉकिंग वाले रास्ते पे खड़ा है। और मैं जो खड़ा हूँ यहाँ पे नो मैन्स लैंड बोलते हैं इसको, मतलब कि सामने कजाकिस्तान का बॉर्डर। यहाँ पे वो जो जाते समय मैंने आपको पानी दिखाया था कि नदी जो है वो चल रही है। और तो भाई ये बना आज हमारे साथ कंट्री नंबर 4। ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही और जिसका खामियाजा क्या हुआ कि जो ताशकंद में जाके हम लोग तिरंगा अपना लहराना चाहते थे वो लहरा नहीं पाएंगे। उज्बेकिस्तान एंट्री भी होगी और एंट्री नहीं भी हुई। उन्होंने कारनेट के ऊपर भी कोई ऐसा स्टैंप नहीं किया क्योंकि ऑफिशियली गाड़ी उनके मुल्क में नहीं गई। टेम्परेरी एंट्री देके उन्होंने मुझे जो है पासपोर्ट के ऊपर भी कुछ कैंसिलेशन का कोई स्टैंप नहीं मारा। और उन्होंने अभी मैं वापस जो है वो कजाकिस्तान जा रहा हूँ और कजाकिस्तान से फिर हम लोग आज रात अभी यहाँ पे देखें कहीं आसपास में ही होटल वगैरह देख के वहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हमें था कि उज्बेकिस्तान में जाके ही खाना खाएंगे और जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उज्बेकिस्तान गए भी और उज्बेकिस्तान नहीं भी गए। फिलहाल मैं उसी सेंटर लाइन के ऊपर खड़ा हूँ। और भाई अगर इन्होंने मुझे सामान वाली लाइन में लगा दिया, क्योंकि सामान तो है, ये लगाएंगे तो है ही मेरे को ना। अगर ये समझ पाए तो अच्छा है, अगर नहीं समझ पाए तो भाई मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा यहाँ पे इन्हें समझाने में कि मेरे साथ इशू क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई मेरे साथ ना। मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह यहाँ से गया था और मैं वापस यहाँ पे आया हूँ और मेरे पासपोर्ट पे मॉर्निंग का जो है वो स्टैंप भी है। ये स्टैंप है जो इन्होंने मुझे एंट्री और एग्जिट का किया था यहाँ से। एक्चुअली अब हम लोग जो ड्राइव करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे, क्योंकि अब क्या है कि हमें गाइड वाला कोई चक्कर नहीं है। गाइड हमारे पास नहीं है कोई, हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम एक दिन में एक कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं या कितनी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम लोग अनलिमिटेड अपने अकॉर्डिंग प्लान करके कितना हमारा स्ट्रेंथ अलाउड करता है उतना हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी आगे ऑफिसर है, वो स्लिप बनाएगा और मेरे को उसको बताना पड़ेगा।
नमस्कार. Что за гигант? Uh, А? I went morning, Что за Кинг-Конг? but my visa expired, so I came back. Do you speak English? Yeah, I can speak. Yeah. Where are you going? Going to Kazakhstan. Yes, Kazakhstan. Where city? Almaty. Almaty? Almaty, and maybe we can take stop in on the way. Actually, I went to Uzbekistan, but I did not check my visa date. It was expired, so I have to apply another visa and then I have to go. Yeah. रशियन में बोल रहे थे, मुझे आइडिया नहीं. अब मैं देखता हूँ कि हाँ मुझे किस रास्ते में कहाँ पे लगना है, और उन्होंने मुझे उस तरफ जाने के लिए बोला है. तो इनको अभी मुझे यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि हम लोगों को रशिया जाना है. अभी हम लोग वापिस जो है कजाकिस्तान में एंट्री कर रहे हैं. कजाकिस्तान दोबारा एंटर करने के बाद हमने गाड़ी यहाँ पे अपनी पार्किंग में लगाई है साइड में, और ये एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग कुछ जो है स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं इनके पास से, क्योंकि बहुत देर बॉर्डर के ऊपर हमने स्पेंड किया है. ये शॉप है इनकी, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये 36 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर. और कुछ स्नैक्स हमने लिए हैं यहाँ पे ना, आइस कॉफ़ी ले ली, और एक ये लेमन का जूस है ये ले लिया, एक चिप्स का पैकेट और एक स्वीट वाले पॉपकॉर्न. तो ये बिल बन रहा है हमारा. कितने टेंगे का बनाएगा अनिल जोड़ के? India, hello. Ой, 1100, 670, 1500, 500, Quanto está ganhando? 1000 рублей. Это 650 тысяч. कितने हो गए? तो 3500 टेंगे जो है वो बना भाई हमारा ऑर्डर, और लगभग 3500 का मतलब हो गया कि 500-550 रुपये के आसपास हो गए इंडियन रुपीज़ में, जिसमें हमें ये दो ये भी मिल गई, ये भी मिल गई. ऑर्डर के एरिया के साथ साथ ऐसी छोटी छोटी सी दुकानें हैं जहाँ से आप खाने और पीने की चीज़ें ले सकते हैं. बट प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पर वेजिटेरियन डाइट जो है वो नहीं मिल पाती. यहाँ पर सारा जो मटेरियल है ये नॉन वेजिटेरियन मटेरियल मिलता है यहाँ पे. पेट्रोल पंप यहाँ पे खूब सारे हैं, और मेन कजाकिस्तान अलमाटी से भी 2-3-4 टेंगे तक सस्ता है डीज़ल यहाँ पे इस एरिया में. तो हमें तो अभी डीज़ल नहीं डलवाना, हम आगे जाके कहीं डलवाएंगे अपना डीज़ल. लोगों को कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बॉर्डर से निकले हुए लगभग 350 किलोमीटर हो चुके हैं, और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये रास्ता मतलब रशिया तक जाएगा. रशिया तक हमें इसी रास्ते को फॉलो करना है.
और भाई चारों तरफ बिल्कुल ही यूं कहें कि सूखा 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 ही है, ग्रीनरी का कहीं नामो निशान नहीं है। हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, 100 110 120 आप कंफर्टेबली बहुत इजीली आप चला सकते हो। फ़िलहाल हम लोग अभी नेक्स्ट हमारा स्टॉप जो रहेगा वो पेट्रोल पंप का रहेगा, क्योंकि हमें गाड़ी में फ्यूल करवाना है। हमने जब से चले हैं तब से फ्यूल नहीं करवाया, और ये हमारा कजाकिस्तान का तीसरा फ्यूल होगा। और गाड़ी में भी हमारी जो क्रूजिंग रेंज है वो 48 किलोमीटर की है। जो आज का डेस्टिनेशन हम लोगों ने लगाया वो लगभग 645 किलोमीटर के आसपास है। 7 घंटे 41 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग कंफर्टेबली चला पाएँ, क्योंकि रात को भी हम लोग पेट्रोल पंप पे ही 3-4 घंटे के लिए हम लोगों ने रेस्ट लिया था। और आज जब सुबह से चले हुए हैं तो ब्रेकफास्ट और डिनर लंच वटेवर, अब तो शायद डिनर ही मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था, कल रात का डिनर भी नहीं हुआ था। और लंच में सिर्फ हम लोगों ने कुछ स्नैक्स ही लिए हैं, प्रॉपर लंच नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हाईवे पे कहीं पे भी रुकने की कोई ऐसी स्पॉट नहीं बने हुए कि आप अपनी गाड़ी लगा दो और आप अपना वहाँ पे छाया में खड़े हो जाओ, क्योंकि लगभग 40-41 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। अगर गाड़ी को वैसे खड़े करते धूप के अंदर, गाड़ी एकदम तपना शुरू हो जाती है। ये ऐसे बीच बीच में कुछ ऐसी जगह सी आती है बनी हुई, बाकी यहाँ पे आसपास कुछ नहीं है चारों तरफ। बहुत सुंदर मस्जिद आई है यहाँ पे रास्ते में चलते चलते। और आज रास्ते में जितनी भी मस्जिदें आ रही थी, क्योंकि आज फ्राइडे है यहाँ पर, और मस्जिदों में खूब भीड़ थी आज। सड़कों के ऊपर भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। और आगे जो है ये एक फ्यूल स्टेशन आया है, यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी पार्किंग में लेके जा रहे हैं। पार्किंग भी है, सॉरी, हम लोग पहले फ्यूल डलवाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे। यहाँ पे 10-5 मिनट टांगे खोल लेंगे अपनी। कुछ अगर खाने पीने का दिखा हमारे लायक तो हम वो चेक कर लेंगे एक बार। हाँ यार, ये डीजल वाले की इनकी नोज़ल टूटी हुई है और यहाँ डीजल नहीं है। हम लोग आगे जा रहे हैं, इन्होंने आगे बताया कि 3 किलोमीटर आगे जाओ और अपोजिट साइड में आपको डीजल मिल सकता है। तो अभी हमारे पास क्रूजिंग रेंज जो है वो 33 है और पहुंच ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 किलोमीटर नहीं तो किसी ट्रक वाले को रोक के उससे मांग लेंगे, अपने आप पिप्पी दिखा देंगे पानी वाली कि ये भरते भाई। आई थिंक वो कह रहा है कि यहाँ नीचे से जाना है और अपोजिट साइड वाले पे जाना है तुम्हें, 3 किलोमीटर रेंज में तभी आएगा तुम्हारी। अब ये नीचे वाला कहाँ से क्या जा रहा है, नीचे का तो कोई रास्ता है नहीं है, ये तो ऊपर ही चढ़ रहा है उसके ऊपर। मेन रोड को छोड़ के हम लोग एक छोटे से टाउन की तरफ टर्न किए हैं, जैसा उसने बताया था हमें। और यहाँ पे होप है कि हाँ हमें डीजल मिल जाएगा। इस तरफ तो फिर भी घर हैं इसमें, और यहाँ पे घरों में जैसे हमारे वहाँ पे लोग दिखते हैं ना गली मोहल्लों में, यहाँ पे चाइना में हमें वो चलन दिखा ही नहीं कि लोग दिखे हों, या तो सिर्फ बाज़ारों में लोग दिखे हैं। घरों के आसपास घरों में ऐसे तो लोग दिखे नहीं हमें यहाँ पे। ये इस सिटी का एंट्रेंस है मेरे ख्याल से, एंट्रेंस में पिक्चर बनाते हैं ये हर सिटी के। तो लो जी, मिल गया हमें डीजल वाला पंप, सिनो ऑयल। और इसके हमने पेट्रोल पंप जब हम उधर जा रहे थे उज़्बेकिस्तान की तरफ तब भी रास्ते में देखे थे। तो भाई इस बार तो हमारा डीजल जो डला वो 22,000 रुपये के आसपास का डीजल डला, 22,000 टेंगे का। और ये खड़ी है गाड़ी और सही टाइम पे मिल गया हमें। ये वाला हमें पैकिंग में जूस मिला और ये बहुत अच्छा है, इसमें खूब सारा पल्प है भाई, पिको पल्पी के नाम से, और इसमें ठीक ठाक अच्छा खासा पल्प है। ये हमने पहले भी पी थी छोटे वाली बोतल, और ये पेट्रोल पंप पे मिल जाती है। तो दोबारा से फिर हम लोग अपने मेन हाईवे पे पहुंचेंगे, और टोटल जो डिस्टेंस है वो 639 किलोमीटर का, और रात को 12:47 पे हम लोग पहुंच जाएंगे, आप लोगों की दुआओं के साथ साथ। ट्रैवल जर्नी का ये सबसे शॉर्टेस्ट विजिट था मेरा किसी भी कंट्री के लिए। मैं मुश्किल से उज़्बेकिस्तान के अंदर लगभग 2 घंटे बिता पाया, और फिर मुझे वापस कजाकिस्तान आना पड़ा। एग्जैक्टली हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। मैं और अनिल जब कजाकिस्तान को एग्ज़िट कर गए और हम लोग उज़्बेकिस्तान वाले बॉर्डर के अंदर चले गए, तो उज़्बेक एंटर करने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि ड्राइव कौन कर रहा है। तो मैंने कहा कि ऑब्वियस मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ। तो उन्होंने अनिल को उतार दिया। अनिल एक सेपरेट रास्ते से उज़्बेकिस्तान एंटर के लिए चला गया,
और मैं एक दूसरे रास्ते से एंटर के लिए चला गया। और जिस रास्ते से मैं एंट्री के लिए गया वहाँ पे मैंने देखा कि लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे के आगे गाड़ी अड़ा रहे हैं और फिर एक जाके काउंटर के ऊपर लग रहे हैं। मेरे को वो कहानी सी समझ में नहीं है। मेरे को लगा यार जब नंबर पड़ेगा, मतलब जहाँ पे स्कैनर रखे हुए थे बड़े बड़े, मैं कहा पड़ जाएगा। पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो लोग क्या कर रहे थे कि पहले जाके वहाँ पे अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगवा रहे थे और फिर गाड़ी इधर से घुसा उधर से घुसा वो उस काउंटर तक लेके जाने की कोशिश कर रहे थे कि जहाँ पे वो अपने जो सामान है उसको स्कैन करवा सके। तो काफ़ी देर तक मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मुझे किसी ने इशारा करके कहा कि भाई आके इधर ना अपना पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगवा लो आप अपनी एंट्री की। तो फिर मैं अपनी, क्योंकि उज्बेकिस्तान में क्या रहता है कि आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी मांगा जाता है, कारनेट भी मांगा जाता है, आपका गाड़ी की आरसी मांगी जाती है आपकी, और ई वीज़ा मांगा जाता है, पासपोर्ट मांगा जाता है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट जो हैं वो वहाँ पे इमिग्रेशन के टाइम पे मांगे जाते हैं। उधर से अनिल के पास जो लोकल इंटरनेट वाला फ़ोन था वो अनिल के पास था, अनिल का खुद का फ़ोन उसके पास था। मेरे पास अपना फ़ोन था जो मेरा पर्सनल नंबर है, उसके ऊपर मैंने इंटरनेट और इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवा रखी है। तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर अनिल को मैसेज ड्रॉप कर दिया कि अगर भाई तेरा डन हो जाए तो मुझे भी बता दियो। तो थोड़ी देर के बाद मुझे अनिल का मैसेज आ गया कि हाँ मेरा डन हो गया, और मैं लाइन में था और लोग एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे हो रखे थे वहाँ पे। और जब मेरा वहाँ पे नंबर पड़ने वाला ही था, मेरे आगे 1 या 2 लोग रह गए थे, तो मैंने मेरा जो उज्बेकिस्तान वाला वीज़ा देखा था तो भाई मेरा तो सिर चकरा गया, मेरा तो सिर घूम गया। क्योंकि मैंने देखा उसके ऊपर कि वो जो वीज़ा है उसका जो एक्सपायरी डेट है, मतलब मैं एक एक्सपायर वीज़ा के ऊपर उज्बेकिस्तान में आ गया भाई। मतलब मोटी सी बात अगर मैं बोलूँ तो मैं एक एक्सपायर वीज़ा के ऊपर उज्बेकिस्तान में पहुंच गया। मेरा वीज़ा अप्रैल के अंदर इशू हुआ था, 10 अप्रैल 25 को, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे पहले जैसे ईरान होते हुए जाना था तो ईरान की वीज़ा में इशू आई थी। तो मैंने उस समय पे अपना वीज़ा ले लिया था उज्बेकिस्तान का, और ये ई वीज़ा आया था। तो और ये 3 महीने के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा था मेरा उज्बेकिस्तान का। तो ये बात भाई मेरे 1% रत्ती भर भी दिमाग में नहीं आई, और मैं एक्सपायरी वीज़ा के ऊपर उज्बेकिस्तान के अंदर पहुंच गया। तो अब मैं वहाँ पे, क्योंकि मैंने देख लिया था, उनके हाल देख लिए थे, उन्हें किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं वापस उस गेट के पास गया जो आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा कि जहाँ से मेरी गाड़ी एंटर हुई थी उज्बेकिस्तान में। तो मैंने एक ऑफिसर को पूछा कि मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरी गाड़ी उज्बेक में एंटर कर चुकी है, मैं उज्बेक में एंटर कर चुका हूँ, बट ये मेरा वीज़ा जो एक्सपायर हो चुका है। वो बोला कि मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ, आप एक काम करें कि सीधा अंदर एंटर कर जाएं जिस रास्ते से अनिल एंटर करके गया था। तो भाई मैं वहाँ जाके एक ऑफिसर से मिला, और अगेन वही बात थी कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। तो उन्होंने एक पर्सन को बुलाया जिसे इंग्लिश आती थी। वो लड़का सा था 22-24 साल का, और बहुत अच्छा था यार, बहुत बढ़िया था। मैं बोलूँगा उसका जितना मैं थैंक्स करूँ, बहुत अच्छा था, क्योंकि कोई एटीट्यूड नहीं था उसके अंदर इमिग्रेशन ऑफिसर वाला। तो उसने मेरे से पूछा, मैंने उसको प्रॉब्लम बताई कि मेरा ये वीज़ा स्टेटस है और ये एक्सपायर हो चुका है, और मैंने कहा कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। तो वो अपने सारे काम छोड़ के मेरे पास आया, बोला कि ब्रो दिस इज़ वेरी, मतलब कि फ़नी थिंग, मतलब कि आप एक एक्सपायरी वीज़ा पे उज्बेकिस्तान के अंदर खड़े हैं। तो मैं कहा देखो अगर ये पॉसिबिलिटी है इसकी एक्सटेंड हो सकता है, या कितना टाइम लगेगा इसमें। उन्होंने कहा कि 3 दिन लगेंगे, अगर आप वीज़ा अभी अप्लाई करते तो 3 दिन तक आपका वीज़ा आता है, और आपको तब तक कजाकिस्तान ही रहना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरे पास, मैं इस रोड ट्रिप के ऊपर मेरे पास हर कंट्री के लिए, क्योंकि चाइना में हमारा फिक्स आइटेनरी था, उसके बाद तो हमें ये ट्रिप जो है वो रन थ्रू करना है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है अपना शेंगन वीज़ा को यूज़ करने के लिए। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि अब इसमें क्या हो सकता है। तो उसने 1-2 और ऑफिसर से बात की, तो फाइनल सोल्यूशन ये निकला कि उन्होंने कहा कि आपको हम लोग जो है वापस कजाकिस्तान के लिए भेज देते हैं, आप कजाकिस्तान वापस चले जाएं। लड़के की मैं बात कर रहा हूँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, और हेलो ब्रदर करके वो बात कर रहा था, बहुत अच्छा था, नाइस था। मतलब कि आज जो अनुभव हमारा रहा ना, चाहे वो कजाकिस्तान की तरफ रहा हो, चाहे वो उज्बेकिस्तान की तरफ रहा हो, बहुत अच्छा अनुभव रहा भाई। हमें कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आया, कोई ज़्यादा समय हम लोगों को नहीं लगा वहाँ पे। और जब ये प्रोसेसिंग चल रहा था तो मैंने अनिल को अपने वीज़ा की कॉपी भेज दी व्हाट्सएप के ऊपर कि मेरा वीज़ा तो भाई ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, और मेरे को ध्यान नहीं कि मैंने सेकंड टाइम वीज़ा अप्लाई किया नहीं किया। मैं ईमेल चेक कर रहा था बट वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था। मैं अनिल को कॉल कर रहा था, अनिल को कॉल नहीं मिल रही थी, अनिल मुझे कॉल कर रहा था, कॉल नहीं मिल रही थी, शायद वहाँ पे जैमर लगे हुए थे। बट अनिल तक के बीच में कॉल में मैसेज चला गया कि मेरे पास जो वीज़ा है वो एक्सपायरी, और हम दोनों को यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा। अनिल तब तक उज्बेकिस्तान के अंदर एंटर कर चुका था। अब बारी आई मेरे प्रोसेसिंग की। अब मेरी गाड़ी जहाँ से एंटर हुई थी
वहाँ से वापस नहीं जा सकती थी अकॉर्डिंग टू रूल। अब उन्हें मजबूरी में मुझे एंट्री देना पड़ा उज़्बेकिस्तान के लिए। मतलब मैं अनऑफिशियली उज़्बेकिस्तान मेरे डॉक्यूमेंटेशन हुआ, अनऑफिशियली मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी। जहाँ से लोग जो उज़्बेकिस्तान एंटर करते हैं वहाँ वाले रास्ते से मेरी गाड़ी गई, प्रॉपर गाड़ी वाले रास्ते से। उन्होंने एक ऑफिसर मेरे साथ बैठाया और वो मुझे लेके गया। आपको पूरी वीडियो में नज़र आएगा कि हाँ हम कहाँ कहाँ, पहले हम पार्किंग के अंदर गए, फिर पार्किंग से अगला नेक्स्ट जो रास्ता है जो जहाँ से वापस कजाकिस्तान में एंट्री होती है, तो उसने सारे जो भी जितना, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड था, सारे क्राउड को उसने कहा कि आप साइड में करते चलो, मैं निकलवाता हूँ गाड़ी आपकी। जो ऑफिसर उधर खड़े थे वो सबको बोल रहा था, सब उसको पहचानते थे। और फिर मैं वापस जब कजाकिस्तान वाले रास्ते पे लग चुका था, क्योंकि मैंने अनिल को बोला था कि शायद कुछ सोल्यूशन मिल जाए, तो जब मैं कजाकिस्तान वाले रास्ते में वापस लग चुका था तो मैंने अनिल को इन्फॉर्म किया। मैं कहा भाई मैं कजाकिस्तान वाले रास्ते पे लग चुका हूँ वापस, आप अपना वापसी अब कजाकिस्तान का टिकट कटवा लो, मतलब आप कजाकिस्तान वापस आ जाओ। तो अनिल भी एक शॉर्ट विजिट करके जो उज़्बेकिस्तान की मार्केट के करके आ सकता था, जहाँ तक मेरी हाइलेक्स गई ऑलमोस्ट वहीं तक अनिल भी जो है वो विजिट करके आया। तो हम लोग भाई दोनों, मतलब कि ये बात हुई कि हम लोग, हमारी हाइलेक्स भी घूम के आ गई उज़्बेकिस्तान में, मैं भी घूम के आ गया, अनिल भी घूम के आ गया उज़्बेकिस्तान में। हम लोग अपना जो तिरंगा लहराना चाहते थे सॉरी, वो लहरा नहीं पाए वहाँ पे। बट हमारी हाइलेक्स की छत के ऊपर इतना बढ़िया वाला तिरंगा है, ये तो हर कंट्री में अपने आप ही लहराए जा रहा है ना। तो फिर मैं वापस आया वहाँ से, और वापसी में भी कजाकिस्तान वालों ने बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाया। इमिग्रेशन बहुत इजी हुआ, कस्टम बहुत ईजिली हुआ, कोई सामान नहीं उन्होंने मुझसे उतरवाया, टूरिस्ट तो करके। और उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि भाई अभी तो तू गया था, अभी फिर वापस क्यों आ गया। कजाकिस्तान वाले तो पूछ सकते थे, क्योंकि सिचुएशन उज़्बेकिस्तान वालों को पता थी, ना कि कजाकिस्तान वालों को। तो फिर मुझे जो ज़्यादा समय लगा, मुझे लगा कस्टम में एक स्लिप बना के देता है, क्योंकि जब मैं कजाकिस्तान से अब रशिया में जब एंटर करूँगा, तो रशिया में कजाकिस्तान को लीव करते समय मुझे वो कस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लिप होती है, वो अगर मिस होगी तो मैं कजाकिस्तान छोड़ नहीं सकता भाई, क्योंकि उसमें मेरी गाड़ी का विन नंबर मेंशन है, जो गाड़ी का चेसी नंबर होता है वो मेंशन है, वो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा, वो दोबारा चेक करेंगे, फिर वही रशिया में मेरा विन नंबर जो है वो चलेगा। तो ये आज का इंसिडेंट था। आज हम लोगों ने 3 कंट्रीज़, एक दिन के अंदर 3 कंट्रीज़ विजिट होगी। अब एक दिन के अंदर कंट्री तो 2 ही थी, बट 3 बार विजिट होगी। पहले कजाकिस्तान एग्जिट, फिर उज़्बेकिस्तान एंट्री, फिर उज़्बेकिस्तान एग्जिट, फिर कजाकिस्तान एंट्री, और हम अब लोग जा रहे हैं रशिया के रास्ते पे। तो भाई हवा बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से ये उतर गया हमारा। अब इसको हम लोग जहाँ टेप मिलेगी वहाँ लगाएंगे। बहुत तेज़ व्हीकल चल रहे हैं भाई इस रूट के ऊपर ना, फटाफट हम भी बैठते हैं गाड़ी में, निकलते हैं। इस हाईवे पे हमने अपनी गाड़ी जो है वो साइड में लगाई है, और जो पीछे वो आपको गेट नज़र आ रहा है, ये हर गांव की एंट्री के ऊपर गेट बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो है यहाँ के ट्रेडिशनल ये कब्रिस्तान है यहाँ के। और पीछे वाले, अगर पीछे बहुत, मतलब कि अपने सामर्थ्य के अनुसार, मतलब कि कब्रिस्तान को उन लोगों ने, जिसकी भी कब्रें होंगी वहाँ पे, उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था, और बहुत यूनिक बनाए हुए हैं कई लोगों ने तो ना कब्रिस्तान। मेरे हिसाब से तो भाई ये कब्रिस्तान है, और पता नहीं यार मैं गलत भी बोल रहा हूँ क्या, बट ये कुछ तो चीज़ है। और हर गांव के जो गेट है उसके बाहर बनाई हुई है। अब ये कुछ मज़ारें तो हो नहीं सकती यहाँ पे, पता नहीं, दोनों तरफ है, देखोगे आप ना, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सी चीज़ लगी थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ तो शेयर करनी चाहिए। ये गांव को रास्ता जाता है यहाँ से, ये वाला। हाँ ये फ़ोटो भी लगाई हुई है, तो ये शायद कुछ वैसा ही होगा। भाई साहब अगर मैं रात को आता तो यार, पिक्चर लगाई हुई है जिन लोगों ने अपने शरीर छोड़े हैं उन लोगों की। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे।
भाई रास्ते में चलते चलते हम लोग अभी एक ढाबे पे रुके हैं, और वैसे जनरली ये ट्रकों का ही ढाबा है। हमने गाड़ी यहाँ लगा दी अपनी साइड में पार्किंग पे, और अभी क्योंकि अंदर हम गए थे तो अंदर यार कुछ समझ में नहीं आया हमें, तो अपना रेडी टू ईट वाला ही हमने एक पनीर निकाल लिया, और ब्रेड रखी थी हमारे पास ब्राउन वाली डे टाइम की, और ये फिर यही डिनर है आज। क्योंकि अभी हमें जहाँ जाना है पहुँचते पहुँचते रात के 1 बजेंगे हमें कम से कम, और ये मान के चलें क्योंकि अगर हम 1 या 1:30 बजे तक चलेंगे तो शायद हम लोग कल रशिया बॉर्डर को टच कर पाएँ। तो अभी भाई डिनर करते हैं अपना और फिर निकलेंगे यहाँ से।